गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग लघु बीजाणु के बारे में पढ़ चुके थे, परागकण की संरचना पढ़ चुके थे, लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन, कि नर युग्मोद्भिद कैसे बनता है। तो परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद बनने तक के क्रम को लघु युग्मक जनन कहते हैं। किससे? परागकण जो था उससे पूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद यानी नर युग्मक वाला जो है भिद बनने तक के क्रम को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। नर युग्मोद्भिद का विकास भ्रूण कोश के अंदर ही आरंभ हो जाता है। जो भ्रूण कोश था, जहाँ भ्रूण बनना था, उसके अंदर ही किसका निर्माण चालू हो जाता है? नर युग्मोद्भिद का। परागकण से नर युग्मोद्भिद बनने वाली सभी विभाजन सूत्री विभाजन होते हैं। यानी कि जो परागकण होता है उससे जो नर युग्मोद्भिद बनते हैं उनमें कौन सा विभाजन होता है? सूत्री। याद रखना है, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब परागकण से नर युग्मोद्भिद बनते हैं तो समसूत्री विभाजन होता है। परागकण के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी नली कोशिका या कायिक कोशिका, जिसका केंद्रक भी बड़ा होता है, यानी एक आपको हमने बताया था कि एक जनन केंद्रक बनेगा जो अंदर जाकर के निषेचन का काम करेगा, और एक नलिका बनेगी तो जिसका केंद्रक भी बड़ा होता है, और एक छोटी कोशिका जनन कोशिका बनती। एक जनन कोशिका हो गई, एक नलिका केंद्रक हो गया। नलिका केंद्रक क्या करता है? वर्तिकाग्र से प्रवेश कर देता है, अंदर प्रवेश कर जाता है, और जनन केंद्रक अंदर चला जाता है। प्रायः इस दो कोश की अवस्था में परागकण पराग कोश से निकलते हैं। कब निकलते हैं? इसी अवस्था में। कौन निकलते हैं? दो कोश की अवस्था में परागकण पराग कोश से निकलते हैं। इस बात को भी याद रखना, नोट, कितनी अवस्था में परागकण पराग कोश से निकलते हैं? तो द्विकोश की अवस्था में। यानी परागकण जो आपका होता है कितने कोशिका का बना होता है? लगभग दो कोशिका का। एक कोशिका हो गई नलिका केंद्रक के लिए और दूसरी कोशिका हो गई जनन केंद्रक के लिए, अर्थात परागण की क्रिया होती है। अब समझिएगा, 250 यानी 250 नोट में डालिएंगे। पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से 1000 परागकणों का निर्माण होता है। तो पराग मात्र कोशिकाएं कितनी हैं? 250। अगर ये और उससे परागकण कितने बनेंगे? 1000, क्योंकि उनमें कौन सा होता है विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में कक्षा 11 में आपने पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। या आपसे सीधे सीधे कह सकता है कि 1000 परागकणों को बनाने के लिए कितने पराग मात्र कोशिकाओं की जरूरत है? तो 250। ठीक है, अब याद रखना यहीं पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और कहीं पर भी नहीं। बस कहाँ पर? जब पराग मात्र कोशिका से परागकण बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऊपर देखिए, जब नर युग्मोद्भिद बनने था तो वहाँ पर जो विभाजन हुआ है वो सूत्री विभाजन हुआ है। जब नलिका केंद्रक बनी है तो सूत्री विभाजन हुआ है। जब जनन कोशिका बनी है तो सूत्री विभाजन हुआ है। लेकिन जब पराग मात्र कोशिका से परागकण का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तभी तो 250 से 1000 बन गए। आगे देखिएगा, एक पराग मात्र कोशिका में 4 परागकणों का निर्माण होता है। अतः 240 परागकणों के लिए, आपसे ये कहते हैं कि 240 परागकणों को बनाने के लिए कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की जरूरत है? तो 4 से उसको डिवाइड कर देना है, यानी 60 आपका आंसर आ जाएगा। या आपसे सीधे सीधे कह देता कि 1000 परागकणों को बनाने के लिए कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की जरूरत है? तो उसको भी 4 से डिवाइड कर देना है, तो 250 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ध्यान समझना है कि नर युग्मोद्भिद में परिवर्धन और ये पीछे आपने पढ़ा था कि परागकण की संरचना, लघु बीजाणु जनन, इन सब में अंतर होता है। चलिए, अगला ही हेडिंग है आपकी बीजांड। बीज खाएं ना, फल में बीजांड भी होता है। वो बीजांड से बीज बनता है, वो बीजांड नहीं है कि तो अभी क्या है? ये बीजांड है। कहाँ का बीजांड है? यानी जिससे बीज बनेगा। अभी बीज बना नहीं है, अभी केवल बीजांड है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? पादपों में अंडाशय यानी फीमेल जो पार्ट होगा में प्रत्येक बीजांडासन से एक पतले व छोटे बीजांड ग्रंथि द्वारा जुड़ा रहता है।
यानी जब आप लोगों ने देखा होगा फूल वूल तोड़ खराब करके उसको, तो बीच में आपको अंडाशय मिलता है, बीजांड मिलता है उसके अंदर, तो बीजांड व्रंश से बीजांड आसन से जुड़ा होता है। जिस स्थान पर बीजांड व्रंश से जुड़ता है उसे कहते हैं नाभिक यानी हाइलम। हाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो जहाँ से बीजांड व्रंश जुड़ता है उसे कहते हैं नाभिक यानी हाइलम। कुछ फिगर आपको कल देंगे, फिगर के लिए जगह आप छोड़ दीजिएगा, कहाँ कहाँ पर आपको जगह छोड़ना है तो आप ध्यान दीजिएगा। नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन के बाद जगह छोड़ना है और बीजांड की संरचना के बाद भी आपको जगह छोड़ना है। अच्छा, ये रह गया आपका जायांग या स्त्री केसर। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। जायांग तो आप जानते हैं ना, फीमेल का जो पार्ट होता है जायांग या अंडप युक्त अर्थात एक अंडपी या अनेक अंडपों का अर्थात बहुअंडपी हो सकते हैं। एक अंडप का हो सकता है अंडाशय का, एक फल वाला, दो फल वाला, बहुत सारे फल एक साथ बन जाए ऐसे। तो प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। अगर फूल देखें आप तो नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय, उसके बाद वर्तिका, फिर वर्तिका का सबसे ऊपर पार्ट वर्तिकाग्र। इसी के जो नीचे वाला है उसी को पढ़ रहे हैं बीजांड। तो अंडाशय के प्रत्येक बीजांड आसन से पतले छोटे बीजांड व्रंश से लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूनिकल यानी बीजांड व्रंश कहते हैं। जिस स्थान पर बीजांड व्रंश से जुड़ता है उसे नाभिक यानी हाइलम कहते हैं। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग बीजांड काय से बना होता है, जिससे चारों ओर का बाह्य आवरण या अध्यावरण। तो बीजांड काय से क्या बनता है? उसका बाह्य का आवरण बनता है। इन परतों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीज के अगर आप देखें फूल, जैसे गुड़हल का या गेंदे का फूल देखिए तो नीचे की तरफ एक जहाँ से डंडी लग रही है वहाँ पर छेद भी रहता है नीचे तरफ, तो बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का आधारी भाग निभाग कहलाता है। बीजांड काय के अंदर की ओर मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश स्थित होता है। तो बीजांड काय के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश। याद रखना भ्रूण कोश है, पोष नहीं है। जहाँ पर भ्रूण रहेगा वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर बीजांड काय के अंदर मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश स्थित होता है, एम्ब्रियो सैक स्थित होता है, जो क्या करेगा? भ्रूण को रखेगा, बीज को रखेगा, ठीक है, बीज को बनाने का काम करेगा, वो स्थित होता है। चलिए इसके लिए जगह जरूर छोड़ दीजिएगा बीजांड की संरचना के बाद, और यहाँ पर थोड़ी जगह। वैसे भी आप लोग ऐसे फिगर लगाते हैं, कल आपको हम फिगर सारे देंगे। थैंक यू।